आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिक्विड स्टेट। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जो सम साइंटिस्ट ने डिफरेंट अपना व्यू रखा है, कैसे इसका स्ट्रक्चर धीरे धीरे आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कैसे आया, इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग वाटर वेपर जो होता है, अगर उसको हम लोग कूल करते हैं तो वो क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट कर जाता है। और जब हम वाटर को कूल करते हैं और ज़्यादा, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम गैस को कूल करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड को और ज़्यादा कूल करें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें ऐसा लगता है, इससे हमें ये अनुभव होता है कि ये जो लिक्विड है वो उसका स्ट्रक्चर इन बिटवीन क्या होगा, सॉलिड और गैसियस स्टेट के बीच में कुछ होगा। In solid, due to a strong intermolecular force, molecules are tied together in a regular pattern and free motion is forbidden. हम लोग जानते हैं कि सॉलिड में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और सॉलिड क्रिस्टल जो होता है यूनिट सेल से मिलके बना होता है। तो एक क्या होता है, सारे यूनिट सेल जो होंगे वो सेम होंगे, एक जैसे पैटर्न में होंगे, और उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इनके बीच में क्या होता है, किसी तरह का मोशन होने का कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक रैंडम मोशन में रहते हैं, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, एकदम होता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि है ही नहीं। जिस गैस मॉलिक्यूल को जिस साइड मन करेगा वैसे हमेशा एक मोशन होते रहेगा, और हमेशा ये मोशन में रहेंगे। ये इस तरह से है, हो सकता है थोड़ी देर बाद ये इस तरह से भी मोशन करने लगे। इनके मोशन का कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता है। इनके बीच में किसी तरह का लगता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा है, ये एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। लेकिन चूँकि जो हमारा लिक्विड है वो तो इन दोनों के बीच का है। तो लिक्विड आर नॉट इन रैंडम मोशन नॉर वेरी परफेक्ट ऑर्डरनेस, दे हैव इंटरमीडिएट ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड कोहेसिव फोर्सेस। हमारा जो लिक्विड है इन दोनों के बीच है, यानी कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है कि रैंडम मोशन में ही हो, और उनमें एक परफेक्ट ऑर्डर जो होता है, जिस तरह की सॉलिड क्रिस्टल में होता है, यूनिट सेल एक जैसे होंगे हमेशा, वैसा भी नहीं होता है। इन दोनों के बीच में कुछ उसका इंटरमीडिएट जो होता है स्ट्रक्चर जो होगा वो लिक्विड का होगा। उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इंटरमीडिएट ऑर्डर का होगा, सॉलिड और गैस के बीच का। लिक्विड आर नॉट इन रैंडम मोशन, कभी भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन में नहीं होते हैं। और इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा सॉलिड से तो कम होगा, लेकिन गैसियस स्टेट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि इसमें एक कोहेसिव फोर्स, जो जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक कोहेसिव फोर्स एक्ट करता है। इससे क्या है कि ये जो लिक्विड है उसका जो प्रॉपर्टीज़ है हमेशा क्या होगा, इन बिटवीन क्या होगा, सॉलिड और गैस होगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो उसकी होगी लिक्विड की वो सॉलिड जैसी होगी, तो कुछ प्रॉपर्टीज जो उसकी होगी गैस के सिमिलर होगी। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टीज ऐसा क्या है जो सॉलिड के जैसा है, क्या प्रॉपर्टीज है जो गैसेस के जैसा है। There is a small increase in volume during fusion of solid. It means near about melting point, density and volume of liquid does not appreciable altered from solid state. अगर कोई solid state में है सब्सटेंस और उसका अगर हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, उसको मेल्ट कर रहे हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन तो क्या होना चाहिए, हम सॉलिड और जो लिक्विड है उस दोनों कंडीशन में सॉलिड का कुछ वॉल्यूम होगा और लिक्विड का भी अपना कुछ वॉल्यूम होता है। तो सॉलिड से जब ये लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है। उसका वॉल्यूम जो है अप्रॉक्सीमेटली 10% या उससे कम ही इंक्रीज करता है। तो उसको हम लोग मान सकते हैं कि एक जैसा है। सेम कंडीशन होगा कि जब हम लोग लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हों तो उस समय भी क्या होगा, लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो सॉलिड, चूँकि उसका हम लोग फ्यूजन कर रहे हैं, उसका सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं लिक्विड का, उसका टेम्परेचर को डिक्रीज करके, तो भी क्या होगा, उसका वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है लिक्विड का जो प्रॉपर्टीज़ है ये सॉलिड जैसा है, या हम कहें सॉलिड की जो ये प्रॉपर्टीज़ है वो लिक्विड जैसा है। एंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज मच लेस देन लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट क्या है कि जो हम अगर किसी चीज़ को लिक्विड है
और उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो जो हमको उसको एनर्जी देना पड़ेगा वो क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा कि लिक्विड को अगर हम लोग गैस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो जो एनर्जी हम देते हैं वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। तो हमेशा क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ जो वेपोराइजेशन होता है यानी कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए हमें कम एनर्जी देना पड़ेगा। और इसको हम अपोजिट कर सकते हैं कि सॉलिड से भी लिक्विड बनाने में हमें कम एनर्जी देना पड़ता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो काफ़ी कम होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस in the solid and liquid state at near freezing point is approximately similar। जो स्पेसिफिक हीट है, इसे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस होगा सॉलिड या लिक्विड स्टेट में हो एट फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो क्या है, एक जैसा लगभग सिमिलर है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि किसी सब्सटेंस के एनर्जी को हम अगर 1 डिग्री कोई सब्सटेंस है और उसका अगर टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमें कितना एनर्जी उसे देना पड़ रहा है, ये क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है। तो ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट में अगर नियर अबाउट फ्रीजिंग पॉइंट के नियर हो अगर सॉलिड या लिक्विड, तो उस समय दोनों ही सॉलिड के लिए भी और लिक्विड के लिए भी ये स्पेसिफिक हीट जो होता है वो एक जैसा होता है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि दिस इंडिकेट दैट द नेचर ऑफ मोशन इन द लिक्विड स्टेट एंड इन द सॉलिड स्टेट आर फंडामेंटली सिमिलर। इससे हमें क्या पता चलता है, चूँकि दोनों ही स्टेट में अगर लिक्विड है या सॉलिड है तो फ्रीजिंग पॉइंट के नज़दीक दोनों का क्या है, स्पेसिफिक हीट जो है वो सेम है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दोनों में जो दोनों सॉलिड का या लिक्विड का दोनों का जो फंडामेंटल मोशन है वो दोनों स्टेट में सेम है। नेचर ऑफ मोशन इन द लिक्विड स्टेट एंड इन द सॉलिड स्टेट आर फंडामेंटली सिमिलर। दोनों का क्या है, लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मोशन का जो नेचर है वो सेम है। That is, arrangement of molecule in liquid is more or less similar to solid। जैसे अब मोशन अगर सेम है, इसका कहने का क्या मतलब है कि हम जानते हैं कि सॉलिड जो होगा तो उसमें तो मोशन होगा ही नहीं, फिक्स रहता है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं। तो ऐसा ही कुछ जो होगा वो लिक्विड में भी होगा, मोशन काफ़ी कम होगा। यानी कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड हो में सॉलिड के जैसा है, कुछ सिमिलर है। ठीक है, ऐसा हमें ये इस प्रॉपर्टीज़ को देख के लगता है कि स्पेसिफिक हीट सेम है, लेटेंट हीट ऑफ जो फ्यूजन जो हो रहा था लिक्विड और सॉलिड के लिए लगभग सेम था। उस समय उनका वॉल्यूम चेंज जो हो रहा था वो भी लगभग सेम था। The compressibility of solid and liquid are of the order 10⁻⁻⁴ and 10⁻⁻5 atm। जो हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं सॉलिड को या लिक्विड को, तो सॉलिड जो है उसकी कंप्रेसिबिलिटी तो काफ़ी कम होगी। उसी तरह से क्या है, लिक्विड के लिए भी ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है या कंप्रेसिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम होती है। और ये किस ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻⁴ to 10⁻⁻5 पर एटीएम होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये सेम चीज़ गैस के लिए क्या होता है, केवल हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो हमारा जो लिक्विड है ऐसा लग रहा है कि वो सॉलिड जैसा है कुछ अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं उससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो लिक्विड है उसका स्ट्रक्चर सॉलिड के जैसा कुछ सिमिलर लग रहा है। लेकिन केवल ऐसा ही नहीं है, हम लोग जानते हैं कि गैस भी फ्लो करता है, लिक्विड भी फ्लो करता है, तो लैक ऑफ रिजिडिटी तो ज़रूर होगा। अगर रिजिड होता सॉलिड जैसा लिक्विड तो वो फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, गैस भी फ्लो करता है और लिक्विड भी फ्लो करता है, तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विड का स्ट्रक्चर जो होगा वो गैसियस मॉलिक्यूल्स से भी क्या होता है, रिजेंबल कर रहा होगा। तो हम लोग कुछ जो साइंटिस्ट हैं कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर आगे बढ़ा है उसके बारे में जानते हैं, कैसे उन्होंने इसका स्ट्रक्चर दिया है लिक्विड का। J.D. Berners 2 डायमेंशनल मोशन, सबसे पहले जो बेसिक मॉडल दिया गया था इन्हीं के द्वारा दिया गया है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा सॉलिड होता है
वो तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अरेंज वे में रहता है। जैसा हम लोग यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, ये सॉलिड जो है काफ़ी अरेंज वे में है ना, एकदम एग्जैक्टली एक जैसा। यूनिट सेल जो बना रहेगा एक दूसरे के पास पास रहेंगे और सारे यूनिट सेल एक जैसे होंगे, ठीक है। तो सॉलिड क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। लिक्विड में बी कंसीडर एज अ क्रिस्टल, जैसे सॉलिड का क्रिस्टल होता है वैसे लिक्विड का भी क्रिस्टल हो सकता है, एक्सेप्ट दैट द वेल ऑर्डर पैटर्न एक्सटेंडेड ओवर अ शॉर्ट रेंज। द शॉर्ट रेंज ऑर्डर इन द लिक्विड स्ट्रक्चर इज कंटिन्यूसली चेंजिंग बिकॉज ऑफ थर्मल मोशन। जो इन्होंने क्या कि हम लिक्विड का भी क्रिस्टल जो है सॉलिड की तरह मान सकते हैं, लेकिन बस अंतर इन दोनों में क्या है कि सॉलिड का जो क्रिस्टल होगा वो पूरा का पूरा सॉलिड क्रिस्टल जो होगा एकदम एक जैसा होगा, पूरी तरह से एक जैसा, सारे यूनिट सेल जो होंगे उसके एक जैसे होंगे। लेकिन लिक्विड में क्या है कि वो थोड़ा दूर तो अरेंज है, एक जैसा है, लेकिन उसके बाद थोड़ा दूसरे जैसा है, बीच में कुछ गैप भी आ गया है। क्या है, यहाँ कुछ गैप भी आ गया है, यहाँ पे एक जैसा है, यहाँ पे दूसरे जैसा है। तो उतना ऑर्डर नहीं है जितना कि सॉलिड के क्रिस्टल्स होते हैं। और गैस के तो क्या होता है, काफ़ी दूर दूर होता है, इसमें तो कोई ऑर्डरनेस नाम का चीज़ ही नहीं है। अब दूसरे साइंटिस्ट का देखते हैं हम लोग। सेटवर्थ मॉडल, इन्होंने क्या कहा कि इन अ लिक्विड लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑर्डर्ड ग्रुप्स ईच कंटेनिंग अ फ्यू हंड्रेड मॉलिक्यूल्स। इन्होंने क्या कहा कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा, जो कुछ दूर तक एक जैसे थे, जो कुछ दूर तक एक जैसे थे, एग्जैक्ट जो थे, इसको इन्होंने एक नाम दे दिया साइबोटैटिक, और कहा कि ये अरेंजमेंट लगभग 100 मॉलिक्यूल्स का होगा जो एक जैसे होंगे, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद क्या हो सकता है कि अब यहाँ पे एक 100 मॉलिक्यूल्स का साइबोटैटिक ग्रुप है जो थोड़ा अलग है और बीच में कुछ और है, ठीक है। The cyberstatic groups are embedded in mass of disorganized molecule. There is a dynamic equilibrium between cyberstatic groups and disorder molecule. और इसको इन्होंने क्या कहा कि हमने अभी कहा था जैसे कि कुछ जो है ये 100 मॉलिक्यूल का एक ग्रुप है जिसको इन्होंने एक नाम दे दिया साइबोटैटिक, और इसके बाहर जो है वो किसी तरह से मॉलिक्यूल्स है, इसमें कुछ ऑर्डरनेस नहीं है। इसमें ये क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और इसके और इसके बीच में जो डिसऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल है उनके और ऑर्गेनाइज साइबोटैटिक मॉलिक्यूल के बीच में एक इक्विलिब्रियम वर्क कर रहा है। ये जो साइबोटैटिक मॉलिक्यूल है वो और ये डिसऑर्डर मॉलिक्यूल जो है, ये इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, साइबोटैटिक ग्रुप जो है वो क्या है, एकदम अरेंज्ड है, जैसे कि सॉलिड के क्रिस्टल अरेंज रहते हैं। वो क्या हो रहे हैं, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, वैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल से जो डिसऑर्डर्ड है, यानी कि ये डिसऑर्डर्ड वाला क्या हो रहा है, ऑर्डर्ड हो रहा है, और साइबोटैटिक वाला क्या हो रहा है, डिसऑर्डर्ड हो रहा है। इनके बीच में एक थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। साइबोटैटिक ग्रुप और डिसऑर्डर के बीच में क्या हो रहा है, एक थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे में चेंज कर रहे हैं। और इसको इन्होंने प्रूव किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन से। इन्होंने प्रूव किया, इन्होंने दिखाया कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, जिसमें साइबोटैटिक ग्रुप जो होता है डिसऑर्डर में कन्वर्ट करता है, और डिसऑर्डर मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑर्डर मॉलिक्यूल में हमेशा कन्वर्ट करते रहता है, ऐसे चलते रहता है। फिर आयरिंग का मॉडल आया और उन्होंने क्या बताया, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लिक्विड is mostly occupied by the molecule and comparatively a small space is void. The void space in which the center of molecule execute motion is called the free volume. आयरिंग ने कहा कि जितना भी लिक्विड है उसका ज़्यादातर पोर्शन जो होता है उसमें अरेंज मॉलिक्यूल ही है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा पोर्शन जो है वो अरेंज मॉलिक्यूल ही है, और थोड़ा सा पोर्शन है जिसमें जो है जो कि खाली है, जो वाइड है, और इसी में ये जो होते हैं क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं। ये जो स्पेस जो खाली है इसमें क्या होता है, ये ऑर्डर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन करते रहते हैं, और इसको इन्होंने वाइड, खाली वाले स्थान को, वाइड को इन्होंने क्या एक नाम दे दिया, इस वाइड को इन्होंने नाम दे दिया फ्री स्पेस का। तो आयरिंग के मॉडल के अनुसार से क्या है कि मैक्सिमम जो पार्ट है लिक्विड का उसमें सारे मॉलिक्यूल्स जो है अरेंज वे में है। कुछ पार्ट जो है ऐसे जो कि खाली है जिसमें मॉलिक्यूल्स नहीं है, वो जो है उसी के थ्रू
जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो मोशन जो है अपना एग्जीक्यूट करते हैं। सॉलिड में के बीच में किसी सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो होता है उसमें किसी तरह का मोशन नहीं होता, क्योंकि वो बहुत पास होते हैं, कोई फ्री वॉल्यूम नहीं होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि लिक्विड के केस में ये फ्री वॉल्यूम होता है, इसी के थ्रू ये लोग मोशन करते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोशन करते हैं। आयरिंग के मॉडल के ही आगे में आगे बढ़ाया था कि द फ्री वॉल्यूम गिवन बाय आयरिंग इज कॉल्ड whole which have various size. The liquid may be considered as the material substance with a few holes moving at random. As temperature increases, number of holes in liquid also increases. जो आयरिंग ने कहा था कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री वॉल्यूम के थ्रू मोशन करते हैं, तो री ने क्या किया, सेम उसी चीज़ को इन्होंने होल का नाम दे दिया। इन्होंने क्या कहा कि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है ये फ्री वॉल्यूम के थ्रू मोशन करते हैं, और ये जो फ्री वॉल्यूम है उसको उन्होंने नाम दे दिया होल का। और क्या कहा, ये मॉलिक्यूल्स हैं जो मूव कर रहे हैं किसके थ्रू, इस होल के थ्रू। और उन्होंने क्या कहा कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये नंबर ऑफ होल, ये तो हमने थोड़ा सा पार्ट दिखाया लिक्विड का, ऐसे बहुत सारा पार्ट होगा जहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है इस होल के पास होल होगा, मॉलिक्यूल होंगे, होल होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये नंबर ऑफ जो होल था वो इंक्रीज करते जाएगा, यानी कि इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर अगर जैसे ही इंक्रीज करेंगे लिक्विड में मोशन भी इंक्रीज कर जाएगा। Liquid is a collection of molecules held close to each other and executing random motion through the intervening space. यानी कि लिक्विड क्या है, लिक्विड कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसमें ऑर्डर होता है, जो रैंडम मोशन एग्जीक्यूट करते हैं होल के थ्रू, जो फ्री स्पेस है उसके थ्रू वो रैंडम मोशन करते हैं। और जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ये स्पेस जो है और ज़्यादा बन जाता है उनके बीच में, इसलिए मोशन भी काफ़ी ज़्यादा होने लगता है। जो आज का रिसेंट का जो मॉडल है वो क्या है, काइनेटिक मॉडल है। इन सारा जो पहले का मॉडल है आज जिस पे हम लोग वर्क करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग लिक्विड को जानते हैं, वो क्या है, काइनेटिक मॉडल ऑफ लिक्विड है। मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली क्लोज टुगेदर, जो मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड के वो गैसियस स्टेट के से अपेक्षा में ज़्यादा क्लोज होते हैं और सॉलिड स्टेट से थोड़ा दूर होते हैं। एप्रिसिएबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में। गैसियस मॉलिक्यूल्स में जैसे नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस तरह से लिक्विड स्टेट में नहीं होता। लिक्विड स्टेट में होने पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, लेकिन ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो सॉलिड से थोड़ा कम होता है। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे। थैंक यू।